जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम फिर आपसे मिल रहे हैं एक न्यू वीडियो के साथ, यूएई अपडेट्स के साथ। तो हम यूएई रिलेटेड कुछ बात करना चाहेंगे आपसे। तो यूएई में जैसे देखा जाए कि लास्ट वीक से लेके अब तक की जो सबसे टॉप अप न्यूज़ होती है, जैसे 2 अगस्त, 7 अगस्त, 29 जुलाई, 31 जुलाई, ऐसे ऐसे फ़्लाइट्स खुलने के हमको वन बाई न्यूज़ मिलती रहती है। बट ऑफिशियली अभी कुछ भी डिक्लेयर नहीं हो रहा। जब वो एयरलाइंस डिक्लेयर कर रही है, बट ऑफिशियली यूएई गवर्नमेंट ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया है। जिसे डिक्लेयर होता है कि यूएई गवर्नमेंट, एक तो ये होता है कि यूएई गवर्नमेंट डिक्लेयर करे, और दूसरा ये होता है कि ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाए। अगर यूएई गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया तो ऑफिशियली डिक्लेयर हो सकता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एयरलाइंस अपना खुद ऑफिशियली डिक्लेयर कर रही है इतने दिन पे फ़्लाइट खुलेगी, तो आप क्या होगा कि आप फ़्लाइट बुक करना शुरू कर दोगे। आपके पैसे फंसे ही जा रहे हैं। अभी लोगों ने कितना अच्छा, अब आप एक चीज़ सोचिए कि यूएई के अंदर एंट्री करने के लिए अब रशिया, आर्मेनिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका, बाद में अपना बहरीन, कतर, और जैसे देखा जाएगा तो अपना रशिया में कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ से होके आप आ सकते हो। तो वहाँ से क्यों आ सकते हो? अगर आना ही है, कोविड टेस्ट तो आप इंडिया से भी करा रहे हो ना। कोविड टेस्ट अगर आप इंडिया में करा के जब आप कज़ाकिस्तान जाके 14 दिन क्वारंटाइन होकर आप यूएई में एंट्री कर सकते हो, तो फिर आप सीधे सीधे 20-25 हज़ार की टिकट लेके आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो ये भी एक कमाने का बहुत अच्छा ट्रेड है। जैसे आप वहाँ से रशिया जा रहे हो, जब तक फ़्लाइट्स बंद है, इंडिया रिलेटेड फ़्लाइट्स बंद है, यूएई ने इंडिया से रिलेटेड फ़्लाइट बंद की है, बट ऑर्डिनरी पासपोर्ट, आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, बट आप कोई दूसरी कंट्री से अगर आप आ रहे हो तो यूएई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप वही चीज़ इंडिया से ही आ रहे हो ना, आप सीधे सीधे नहीं आ रहे। आप 1.5-2-2.5 लाख खर्च के आप जैसे रशिया जा रहे हो, रशिया में आप उज़्बेकिस्तान या कज़ाकिस्तान कहाँ पे भी रुकोगे, रुकने के बाद आपने मैक्सिमम 14 दिन का क्वारंटाइन है, वहीं पे कोई होटल बुक की होगी, सब कुछ एकदम इजीली हो जाता है। आप एजेंट के थ्रू इतने पैसे खर्च के जा रहे हो, खाना पीना आपका हो गया, 14 दिन बाद आपकी एक फ़्लाइट टिकट होगी, आप यूएई एंटर करोगे। आप सोचिए उस टाइम में आप वहाँ से ही कुछ ऐसा पॉजिटिव इश्यूज़ लेके आए और यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाए, तो 14 और 14 28 दिन तो आपके उधर ही चले गए, यानी कि 1 महीना तो आपका वैसे भी स्पॉइल होना है। क्योंकि काफ़ी सारी लोगों का हमने देखा है कि जो रशिया होके या उज़्बेकिस्तान होके कहाँ से भी आ रहे हैं, तो वो आने के बाद काफ़ी सारे लोग देखे गए, जैसे ज़्यादातर लोग तो पॉजिटिव ही देखे गए। अगर आप कोवैक्सीन इंडिया में ले रहे हो, 80 डेज़ आप वेस्ट कर रहे हो वहाँ पे, उसके बाद भी अगर आप रशिया जाके यूएई में एंटर कर रहे हो और आपको अगर पॉजिटिव हो रहा है, आपके रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर वो वैक्सीनेशन आप पे कुछ असर कर रही है, नहीं दिखा रही है, आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि वैक्सीन आपके ऊपर 2 से 3 महीने बाद असर करती है, ऐसा बताया गया है। अब यहाँ पे लोगों को वैक्सीन लेने के 6-6 महीने बाद भी कोरोना स्टार्ट हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं? कुछ नहीं बोल सकते ना। तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इतना घूम फिर के आ रहे हो, इतने पैसे खर्च कर के आ रहे हो, जैसे किसी की 1600, किसी की 2000, कुछ ना कुछ बेसिक सैलरीज है। अगर आप वो सैलरीज के ऊपर आप इतना 1.5-2 लाख खर्च करके भी आने के लिए रेडी हो गए, क्यों? पहले तो ये टॉपिक आता है क्यों। क्योंकि आप लोग वहाँ पे अभी कुछ काम नहीं है। पहले तो फुल टाइम वेस्ट बैठे हो, जो इंडिया में कुछ भी बिज़नेस नहीं। आप तो छोटे मोटे बिज़नेस की बात की जाए तो इंडिया के अंदर कुछ बिज़नेस इतने बचे नहीं। हाँ, टॉप अप लेवल के जो बिज़नेस है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ, उनके भी लोन सिस्टम्स तो सारे ब्लॉक कर दिए गए, काफ़ी सारा देखा जाए तो वैसे देख सकते हैं तो इंडिया के अंदर छोटे मोटे धंधे वाले, जैसे गारमेंट्स की शॉप्स हो गई, या ये जो किराने की शॉप्स हो गई, अपनी कटलरीज की शॉप्स हो गई, तो पहले आप बिफ़ोर कोरोना आप देखा जाए तो वो दुकानों में इतनी भीड़ सिमटी रहती थी कि दिन का उनका 10-10 या 15-15 हज़ार का प्रॉफिट था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। और आज की डेट में देखा जाए तो मैक्सिमम 1000 रुपीज़ का भी प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, जिसकी भाड़े के ऊपर दुकान है।
उसने किस्तों में अपना भाड़ा भरना है, तो वो कहाँ से भरेगा। तो यही सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोग तंग आ रखे हैं, और इससे क्या होना है, कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पे। तो जो लोग आउट ऑफ कंट्री है वो सोच रहे कि हम घर आके फंस गए, लेकिन हम कैसे भी चले जाए, क्योंकि वहाँ बैठ के कुछ होना नहीं है। इंडिया में अभी कोई बिज़नेस डेवलप कर नहीं सकते आप। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 1500-1600 कमा रहे थे यहाँ पे, तो आप बहुत ज़्यादा वो करो तो घर खर्चे निकाल के कुछ ना कुछ आपने बचाया, लेकिन वो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इन्वेस्ट कर लिया तो वो पैसे आपके डूबे या रहे वो भी आप नहीं बता सकते, क्योंकि अभी कोई बिज़नेस उठ ही नहीं पा रहा। इन कोरोना अभी कोई भी बिज़नेस उठ नहीं पा रहा, तो आप क्या करोगे। आप यही सोचोगे कि भाई जो बचाए हुए पैसे उसी से मैं वापस यूएई चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी आप गलती कर जा रहे हो ना। पहले तो आप कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, कंपनी से आपकी जो भी कंपनी, होटल्स जो भी रिलेटेड्स है, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। वो 100% श्योर और कंफर्म है आपको वापस लाने के लिए, तो ही आप इतने पैसे खर्च कीजिए। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का देखा गया है कि वो लोग आने के बाद फिर फंस गए। क्यों? एक तो वहाँ से वो रशिया या कतर, एनीवेयर कहाँ से भी वो जाके आए, बट यहाँ आने के बाद अगर कंपनी आपको बोल दे रही है कि हम आपको नहीं रख सकते, आपको वापस इंडिया जाना होगा, आपका टाइम टॉपअप हो गया है, तो आप क्या करोगे। उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। तो बेस्ट तो यही चीज़ है ना, कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कुछ वहीं पे रुक जाओ। वैसे भी एंड ऑफ सितंबर या कुछ, वैसे भी हम भी नहीं बता सकते ना, ऐसे ही कुछ आंसर ऐड करके फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, देखा जाए तो अक्टूबर से पहले तो खुलना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक तो एक्सपो स्टार्ट भी हो जाएगा। तो उससे पहले उनको खोलना बहुत ज़रूरी है। तब तक खुल जाता है अगर, तो फिर आपके ये सारे पैसे जो खर्च हो रहे हो वो बच जाएंगे। अगर नहीं खुलता तो किसी की जॉब जा भी सकती है, किसी की बच भी सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जॉब छोड़ के गए हुए हैं। आप यहाँ के जो जाना चाहते हो तंग आ रखे हैं। कोई 3 साल से नहीं गया, कोई 4 साल से नहीं गया, और जो जाने वाला था पिछले साल वो फंस गया था, अभी ये साल भी जा नहीं पा रहा है, तो लोग उसकी वजह से तंग आके जॉब छोड़ के भी जा रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो जॉब छोड़ के जा रहे हैं, बट इंडिया में फिर उनको जॉब नहीं मिलनी, सेकेंड टाइम उनको आने में कितनी प्रॉब्लम होनी है। इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है। आप अगर कोई भी काम करना चाहते हो या जॉब करना चाहते हो, पहली बात तो जॉब्स अवेलेबल कहाँ है, और जॉब्स है भी तो हाफ सैलरी में। अगर आप जॉब्स से रिलेटेड कुछ बात करें तो इंडिया के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं हाफ सैलरी में। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 कमा रहा है, सही है। बट ये चीज़ थी, देखा जाए तो 2010, 2008 या 2005 तक सही लगती थी कि कोई 5-7 हज़ार या 10,000 में गुजारा कर रहे, वो बहुत बड़ी बात हो रही थी। तब कर पा रहे थे क्योंकि दाम उतने नहीं बढ़े थे। तब के दाम और अब के दाम में बहुत कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तब के दाम बहुत कम थे, अब के दाम के हिसाब से कुछ नहीं। पहले यूए का रेटिंग था कुछ 2012 में, देखा जाए तो आपका 13.50, 14 पॉइंट, ये कुछ 2014 या 2013 से ही बढ़ना शुरू हो गया था, फिर 14, 15, 16, अभी 20 क्रॉस कर रहा है। तो यही तो है कि इंडिया में महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। इंडिया में महंगाई बढ़ती ही गई है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा देश माना जा रहा है, तो महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यही सारे रीज़न से आप लोग इतना पैसा खर्च करके आ रहे हो, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि आप आने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करोगे। तो बेटर देन आप कंपनी से मूव मत करें, कंपनी के साथ आप बातचीत अपनी जारी रखें, मैसेजेस से, कॉल से, कुछ भी। आप ये नहीं सोच रहे कि एक वहाँ से मैं बैलेंस करके अपना 12 रुपीज़ खर्च कर रहा हूँ, कंपनी को कॉल महंगा पड़ रहा है। जब 1.5-2 लाख खर्च रहे हो तब आपको महंगा नहीं पड़ रहा, और आपको वो जो 12 दरम खाली महंगे पड़ रहे हैं। बहुत सोचने वाली बात है ना। आपके 12 दरम आपको महंगे पड़ रहे हैं, और आपको 1.5-2 लाख महंगे नहीं पड़ रहे, क्योंकि आप एक कॉल नहीं करना चाहते। एक कॉल करके आप पूछना नहीं चाहते कंपनी क्या बोलते, आपको वो डर है। वो डर से निकलो ना। जब कंपनी यहाँ आके बोलेगी तो जो सेविंग थी वो भी चली जाएगी ना मेरे भाई। तो सबसे बड़ी बात तो है कि एक बार कांटेक्ट करो, बातचीत करो, उसके बाद ही आओ।
फिर आने के बाद क्या फ़ायदा ऐसा आने का जो आपको वापस जाना पड़े। ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के आना होता है। फ़्लाइट्स अपडेट्स में अगर आज देखा जाए तो यही अपडेट्स है कि फ़्लाइट्स का कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हो रहा, एयरलाइंस डिक्लेयर कर रही है अपनी डेट। कोई भी एयरलाइंस अपनी डेट डिक्लेयर करने से कोई फ़्लाइट ओपन नहीं हो सकती। आप ये चीज़ एक चीज़ सोच ले, हर दिन आपको यूट्यूब पे या न्यूज़ में हर दिन एक न्यू डेट दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? गवर्नमेंट ने एक बार ऑफिशियली अगर कोई कंट्रीज़ को बैन किया है तो जब तक नहीं खुलेगी तब तक वो एक्सटेंड करती रहेगी, लेकिन वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करेगी। ऑफिशियली डिक्लेयर एयरलाइंस कर रही है। कोई भी एयरलाइंस न्यूज़ में दे रही है तब खुलेगा, 12 को खुलेगा, 15 को खुलेगा, 30 को खुलेगा, 8 को खुलेगा, 10 को खुलेगा, लेकिन वो एयरलाइंस ये नहीं सोच रही कि जो लोग फंसे हुए हैं जिनके पास पैसे नहीं है वो सीधे पैसे लगा देंगे। और अभी एयरलाइंस जब तक बंद है तब तक वो पैसे एयरलाइंस के पास ही रहना है। अब आप एक चीज़ सोचिए, एक आदमी अगर कोई भी सपोज इंडिगो पकड़ लीजिए, अगर इंडिगो ने अनाउंसमेंट कर दी कि 2 अगस्त से उसकी सारी फ़्लाइट्स ओपन हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? इंडिगो की 31 जुलाई से बुकिंग स्टार्ट है, 2 अगस्त से आप फ्लाई कर सकते हो दुबई के लिए। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 31 अगस्त को आप सीधा फ़्लाइट बुक कर दोगे आँख बंद करके। वही तो आपकी गलती है ना, वहीं पर आपकी गलती हो जा रही है, क्योंकि आप तो सीधा बुकिंग कर दोगे। बुकिंग करने के बाद फिर इंडिगो 2 तारीख को कुछ ना कुछ कर देगा, वो अपनी डेट आगे बढ़ा लेगा। आपने तो पैसे डाल दिए ना, अब आपको डेट बढ़ाते रहना है। तो जब आप डेट बढ़ाओगे तो इंडिगो आपको आगे की टिकट दे लेगा, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया ना इंडिगो में। इंडिगो ने अपनी सेविंग तो कर ली ना, अपनी एक टिकट तो बेच दी ना। अब एक टिकट बेच दी, वो कितना भी आगे बढ़ाए, जब फ्लाइट्स खुलेगी तब उसके पास तो वो चीज़ है ना कि मेरी इतनी टिकट बिक रखी है तो मुझे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक टिकट नहीं, ऐसे तो जैसे फंसे हुए लोगों की बात की जाए तो 20 से 25 लाख लोग होंगे। तो ऐसी एक 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 करके ऐसी अनाउंसमेंट पे एक एक आदमी 3-3 टिकट बुक कर रहा है। एक एक आदमी ने 3-3 टिकट बुक करवा रखे हैं। किसी ने 2 का करवाया होगा, किसी ने 7 का करवाया होगा, किसी ने 12 का करवा रखा होगा। जैसी अनाउंसमेंट सुनी वैसी वैसी टिकट्स कर लेते लोग, बट ये नहीं सोचते कि जो फ़्लाइट्स ओपन है वो गोल्डन वीज़ा वालों के लिए, बिजनेस वीज़ा वालों के लिए। आप अपनी वर्क परमिट के ऊपर आप अपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे आना चाहते हो, आप नहीं आ सकते हो। हाँ, अगर आप एक्सप्रो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, या तो एक्सप्रो से रिलेटेड आप कोई काम में आ रहे हो, या आप उसमें कुछ बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में, कुछ अचीवमेंट के बारे में कुछ ना कुछ आप उसमें अगर पार्टिसिपेट करने आ रहे हो तो आप आ सकते हो। वो भी इन परमिशन, इन यूएई परमिशन से आपको आना पड़ेगा। उसके लिए भी काफ़ी सारे रूल्स ऑफ रेगुलेशन है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि बस एक्सप्रो का नाम लिया और घुस गए। सिग्नल की बात तो कुछ और है, बट हाँ, सिग्नल से ये देखा जाएगा कि अभी रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल 110% आएगा ही आएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। क्योंकि यूएई 20 से 25 लाख लोग को एक साथ में एंट्री नहीं दे सकता। अगर एक ही बार में अगर लोगों को 15 से 16 दिन में सारे लोगों को अगर एंट्री दी जाए तो यहाँ के कोरोना के केसेस आप खुद सोच सकते हो कि कितनी मात्रा में बढ़ सकते हैं। जो अभी कवर अप हो रखे हैं वो कितनी मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो उसी के लिए यूएई अपनी अनाउंसमेंट इसीलिए रोक रखी है। जैसे ही एक्सप्रो स्टार्ट होगा, यूएई अपने जिस जिस कंट्री को बैन किया है वो सारे खोल देगा, और उस टाइम में वो वही चीज़ और वही फार्मूला अपनाएगा जो लास्ट ईयर में अपनाया था, सिग्नल्स वाला। रेड सिग्नल है तो बैठो, ग्रीन सिग्नल है तो आ सकते हो। तो वो ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल का एक सीधा सा हिसाब है कि यूएई कई कई परसेंटेज, जैसे 10 दिन में उसको 1 लाख बंदे बुलाने, या 12-15 दिन में उसने और 2-3 लाख बुलाने, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो पूरा कोटा 2 से ढाई महीने के अंदर कवर करता है। तो उसके बीच में वो वीज़ास भी ओपन करता है, विजिटर्स को भी एंट्री देता है। तो ये सब मिलने के बाद होता है। तो उसके लिए भी एक लॉन्ग टर्म होता है, आपको 2-2.5 महीने का वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि 60 डेज़ तो वैसे भी है।
अगर रेड सिग्नल शो अप कर रहा है तो आपको 60 डेज तो वैसे भी रुकना है। तो ये सब सारी चीज़ें सोचने वाली है। अगर आप सोचोगे नहीं तो आप सीधे सीधे टिकट बुक करोगे, और कोई बंदे 3-3 4-4 टिकट बुक कर रहे हैं। आप खुद सोच सकते हो, अगर 16-17 या 20-22 हज़ार की एक टिकट है, आपने 60-70 थाउजेंड वेस्ट कर देना है। फिर आप कहाँ से आ रहे हो वो हमें पता नहीं है। तो जैसे आप कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करोगे, बॉम्बे या दिल्ली से ही फ़्लाइट है जा रही है, आपको बताया हैदराबाद, तो आप जहाँ से भी आओगे डोमेस्टिक लेके आओगे, तो वहाँ से भी आप 5-7 हज़ार का और नुकसान करने वाले हो। फिर जाओगे ये 2-3 टिकट के लिए आप और 15-20 हज़ार, यानी कि आप अराउंड एक बार आर्मेनिया होके आ जाओ, इतना खर्चा उधर ही करने वाले हो। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, फ़्लाइट्स खुल जाए, आप कंपनी के कांटेक्ट में रहे, आप फ़्लाइट्स खुल जाए, फ़्लाइट्स खुलने के बाद आप आने के लिए अप्लाई करें। आप लीगली और आराम से और कम पैसों में आ सकते हो। अब जब इतना बैठे हो, 2-3 महीने 4 महीने से बैठे हो, तो क्या प्रॉब्लम है और थोड़ा बैठने में? वैसे भी बैठोगे नहीं तो क्या कर पाओगे? अगर हड़बड़ी में आप कुछ भी बुक करा लोगे तो फिर आपको वही तो सोचना पड़ेगा। जैसे इंडिगो या एमिरेट्स, इतिहाद एयरलाइन, कहीं पे भी आप बुक करा लो, आपकी डेटा आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हो रहा है, एयरलाइंस डिक्लेयर कर रही है ना वो सब। तो अगर न्यूज़ में आ गया तो न्यूज़ से क्या है? यूएई गवर्नमेंट अगर अपनी एक डेट फिक्स करके आपको बता देता है तो आप टिकट बुक कर सकते हो। ऐसा ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ ये सब में ना पड़े और थोड़ा सा वेट कर ले फ़्लाइट्स खुलने का। फ़्लाइट्स खुलने के बाद अगर आप 2-3 दिन या 4 दिन में भी बुक कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? अभी कोई कंपनी निकालने वाली नहीं, क्योंकि कोई कंपनी के पास वर्कर्स है नहीं, और एक्सप्रो आने के बाद काम बढ़ जाएगा। तो जिन जिन के वीज़े लॉन्ग टर्म वाले वीज़े, वो लोग को तो थोड़ा भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके वीज़े कोई भी वहाँ से उनको एंट्री ना ही देगा या नहीं बुलाएगा, ऐसा होने ही वाला नहीं है। कोई आपके वीज़ास कैंसिल नहीं करने वाला है। तो प्लीज़ वक्त के साथ बने रहे। वक्त के साथ आप बने रहेंगे तो वक्त आपके साथ बना रहेगा। सोचने वाली बात है, आप वक्त के साथ बने रहे तो वक्त आपके साथ बना रहेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर रिस्क लोगे तो ही कुछ होगा, बट वो रिस्क कब लेना है सोच समझ के लेना है। ऐसे ही आँख बंद करके 3 फ्लाइट बुक करा के रिस्क, उसको रिस्क नहीं बोलते। उसको पागलपंती बोलते हैं। कि आप आउट ऑफ कंट्री में इतना रहे हो फिर भी आपको उतना नॉलेज नहीं है, एक कॉमन सेंस नहीं है कि जब तक कोई ऑफिशियली डिक्लेरेशन कुछ नहीं हो रहा और हम ऐसे ही चढ़ रहे घोड़ी पे। दुल्हन का पता नहीं आपको, लेकिन आप घोड़ी चढ़ के भाग रहे हो, घोड़ा लेके भाग रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि शादी कहाँ है और दुल्हन कहाँ है। तो ये चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले मंगनी तो करो, पहले सगाई पक्की करो, ये सब करो, उसके बाद शादी के अगले आगे बढ़ो ना। को पता ही नहीं है लड़की कौन है, आप घोड़ा लेके भाग रहे हो, तो कहाँ से होगा ये सब? तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करें, न्यू अपडेट्स के साथ बने रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।